बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। पीएमएलएन आने वाले दिनों के अंदर कुछ सियासी फ़ायदा उठाने वाली है। वो सियासी फ़ायदा भी एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की वजह से पीएमएलएन को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो एंटी जुडिशरी या जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपना जो बयानिया दोबारा से एक बनाया है, उससे पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ दोबारा बनाया है क्योंकि इससे पहले जितनी भी बात होती रही है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो रही थी। उसके बाद जब तक नून लीग की हुकूमत रही, बाजवा साहब के टेन्योर के दौरान ही, शहबाज सरकार जब तक वज़ीर आज़म रहे तब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही बात होती रही, माइनस बाजवा साहब। और फिर आहिस्ता 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 जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब सिर्फ जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट पर बात हो रही है। इससे पहले कि मैं ये बात आगे लेके चलूँ, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको देनी है। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उतनी ही ताकतवर है और उतनी ही ताकतवर होती है जितनी इस टाइम पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है। इस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो वो बड़ी ताकतवर होती है, चाहे जुडिशरी की हो चाहे वो मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट हो। अब जो नवाज शरीफ साहब ने ये अलम और ये नारा और ये मांग बुलंद की है कि जी ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि वो जो तीनों जजेस हैं, जो बेंच है बेसिकली जिसने ये फैसला दिया है इंतखाबात के हवाले से कि जी 14 मई को इंतखाब होने हैं, उसके हवाले से रेफरेंस दायर होना चाहिए और उसके हवाले से जो रेफरेंस है वो जुडिशल काउंसिल में दायर होना चाहिए। ये बहैसियत एक बात, बहैसियत एक मांग, बहैसियत एक नारा, बहैसियत एक नैरेटिव तो 100 नंबर है इसके, और इसी नैरेटिव का फ़ायदा नून लीग को होगा। लेकिन ये एक नैरेटिव है, ये एक सियासी फ़ायदा है। इसकी असलियत और इसकी सच्चाई ये है कि अब क्योंकि फ़ैसला आ चुका है तो पीएमएलएन रेफरेंस दायर करने में देर कर बैठी है क्योंकि फ़ैसला आ गया है। अब चाहे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, वो इनके खिलाफ इस बेस के ऊपर रेफरेंस नहीं दायर कर सकते क्योंकि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ये कहेगा कि भाई अब तो फैसला आ गया है और ये तो कोई अंधा बहरा गूंगा भी बता सकता है, क्योंकि फैसला हुकूमत को या एक पार्टी को काबिल कबूल नहीं है, या चले दो पार्टियों को काबिल कबूल नहीं है, या चले पीडीएम की जमातों को काबिल कबूल नहीं है, तो इसकी बेस के ऊपर रेफरेंस फाइल हो रहा है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जी जो छोटे भाई साहब हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात नहीं माननी, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि रेफरेंस इस टाइम पर उसकी मांग की गई है कि वो रेफरेंस अब दायर नहीं हो सकता। मैं आपको लगातार ये कहती चली आ रही हूँ कि नून लीग का मुतालबा ठीक है, नून लीग की मांग ठीक है, नून लीग का नैरेटिव ठीक है कि पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को डसा, यूज़ किया, एब्यूज़ किया। उसके बाद जुडिशरी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और अभी भी देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली बिल्कुल दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आप अगर मुझसे पूछें कि जी बताएं हुकूमत ठीक है या पार्लियामेंट ठीक है या जुडिशरी ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी जुडिशरी बिल्कुल ठीक है और पार्लियामेंट बिल्कुल गलत है, या पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक है जुडिशरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही है कि नून लीग लेट कर रही है, शहबाज शरीफ साहब मौके पर चौका नहीं मार रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। एक नज़र से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो इमरान खान साहब जीत रहे हैं। अगर आप अपना नज़रिया तब्दील करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हुकूमत जीत रही है। हुकूमत की जीत क्या है और इमरान खान साहब की जीत क्या है, मैं दोनों आपके सामने रखूंगी और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि असल में कौन जीत रहा है। आइडियली इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था? इस सिचुएशन में ये होना चाहिए था कि जब हेयरिंग चल रही थी इंतखाबात के हवाले से, तो जिस तरफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब बात को लेकर के गए, जो पीडीएम के वकला हैं उनको उसी लाइन पे रहना चाहिए था या उसी तरफ लेकर के जाना चाहिए था पूरा नैरेटिव। यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बीच में हेयरिंग के दौरान ही, जब बड़ा वाला बेंच थी, तो उन्होंने बीच में कहा कि भाई सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि ये जो असेंबलीज टूटी हैं ये क्यों टूटी हैं, क्या किसी फर्द वाहिद की मंशा की वजह से टूटी हैं, कोई रीज़न थी, कोई आईनी बहरान आ गया, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात होगी जिसकी वजह से असेंबलियाँ तोड़नी पड़ी। क्योंकि ये रीज़न जो इमरान खान साहब ने असेंबलीज तोड़ने का दिया कि भाई मेरी असेंबली मेरी मर्जी, ये मेरी सवाबदीद है, मैं जब चाहे मर्जी तोड़ दूँ। आइन में भी ये लिखा है कि चीफ मिनिस्टर जो सूबे का है ये उसकी सवाबदीद है। अव्वल तो सबसे पहले मैं पहले आपको आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ कि क्या क्या होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को असेंबली तोड़ने ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये आइन में लिखा है। ये वो आइन है जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने नहीं बनाया, और ये वो आइन है जो कि इमरान खान ने नहीं बनाया। ये वो आइन है जो कि ऑलरेडी इससे पहले पार्लियामेंटेरियंस ने बनाना था, और इस हुकूमत का काम था और काम है कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए
कानून साजी करें, तरमीम करनी है तरमीम करें सबसे पहले। और अभी इसका सबक ले लें, अभी इसका सबक ले लें कि सबसे पहले इस शिक को, इस वाली बात को तो आप तब्दील करें कि जी ये चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है कि जब उसका दिल करे वो असेंबली तोड़ दे। क्यों भाई, किस बात की सवाबदीद है? अभी देखें ना, ये वो लूप होल है जो कि ये इशारा करता है कि आइन के अंदर एक सुकम है और उसको दूर करना है, नंबर 1। नंबर 2, होना तो ये चाहिए था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के बुखला हैं वो इस बात के ऊपर बार बार एनफोर्स करते और बार बार हेयरिंग के अंदर इस चीज़ को लेकर के आते कि भाई सरकार, मिलॉर्ड, एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, ये तो सुन लें कि ये असेंबलियाँ टूटी क्यों, असेंबलियाँ टूट गई, क्यों टूटी, किस वजह से टूटी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और सिर्फ बात इस वजह से हो रही है कि इलेक्शन 30 को, इलेक्शन 14 को, इलेक्शन 8 को, इलेक्शन फलाना, इलेक्शन टमकाना। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 14, वैसे तो 14 को इलेक्शन नहीं हो रहे, ये चले मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख के रख लें, 14 को इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन चले मान लिया, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर 14 को इलेक्शन हो भी जाते 14 मई को, और क्या आपको लगता है कि जी फॉर एग्जाम्पल कि अगर 25 अक्टूबर को या 14 मई को इलेक्शन होते हैं और 14 अक्टूबर को लगता है पंजाब में हुकूमत को कि जी हमें असेंबली तोड़ देनी चाहिए, तो फिर चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है? ये कोई मजाक है भाई? सॉलिड कानून साजी करें। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। दूसरी ये चीज़ होनी चाहिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, और ये जो पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच था, और चले वो 4 जजेस भी जिनको एतराज़ था या जिनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको एक सॉलिड आवाज़ उठानी चाहिए थी। ठीक है, बेंच उन्होंने छोड़ दिया, बेंच के अलग हो गए, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एक ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए थी जिससे ये क्राइसिस दूर होता, जिससे पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्सेस वाली सिचुएशन पे ना आना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा इसका यह था कि फैसला आने से पहले, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं क्योंकि बहुत अहम है, फैसला आने से पहले अगर रेफरेंस फाइल हो जाता, फैसला आने से पहले अगर कानून साजी ठोस तरीके से कर ली जाती, तो आज नून लीग या ये हुकूमत सिर्फ तकरीरों के अंदर अपना कथारसिस करने की पोजीशन में ना होती। अब मुझे बताएं, अकेले नवाज शरीफ क्या करेंगे? मरीम नवाज अब अकेली क्या करेगी? वो बोल रहे हैं रेफरेंस करना है, ये करना है, बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या होगा? अब आज आके बात है करारदाद पे खत्म होगी, अब पार्लियामेंट के अंदर से करारदाद आएगी। कहने को तो करारदाद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या होगा करारदाद से? क्योंकि दूसरी तरफ जो जुडिशरी है, बकौल बिलावल भुट्टो भी उनके साथ बिल्कुल साथ हैं पीएमएलएन के इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आज भी वो तकरीर कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ नहीं ले सका, मैं अपने बाप के लिए इंसाफ नहीं ले सका, मैं अपने दादा के लिए, नाना के लिए इंसाफ नहीं ले सका, मतलब अपने ख़ानदान के लिए वो इंसाफ नहीं ले सके, ना नाना के लिए, ना बाप के लिए, ना माँ के लिए। सो कहने का मतलब ये कि वो भी जुडिशरी के अंदर जो आमरीत है उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि आखिर ये हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ये चाहती है कि वो डायरेक्ट ये कहे कि जी भाई हम नामंजूर है, हमें फैसला मुस्तरद है, हम 21 अरब रुपए नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद वही कंटेम्प्ट वाली कार्रवाई का आगाज़ हो, डिस्क्वालिफिकेशन वाली कार्रवाई का आगाज़ हो। भी जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जुमला कह देने से कि रिजेक्टेड या मुस्तरद हो गया है, वो फैसला मुस्तरद नहीं होता, वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है। सो ये एक रौला है, ये एक फाइट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ सियासी मकासद कुछ पार्टियों को मिल सकते हैं, जैसे कि नून लीग को ये सियासी मकासद हासिल हो सकते हैं कि वो बैक इन पॉपुलैरिटी आ सकती है, क्योंकि नून लीग को एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। फिर इमरान खान साहब ने वो नैरेटिव ले लिया, क्योंकि इमरान खान साहब की तो फौज के साथ दुश्मनी है, ठीक है, आजकल उनकी और फौज की बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे है। सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है, मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रही, सही गलत की मैं इस वीडियो में बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि भाई इमरान खान साहब इस टाइम पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर फौज जिसके साथ होती है वो जीतता है, और इस टाइम पर फौज इमरान खान साहब के साथ नहीं है, और फौज इस टाइम पर जुडिशरी के साथ भी नहीं है। सो लिहाजा जो जुडिशरी की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ललकार रही है। दो हाथियों की लड़ाई में जो चूंटियां हैं वो पिस रही हैं, और जो चूंटियां हैं वो आपके सियासतदान हैं। और अब मैं ऐसे सियासतदानों को क्या बोलूं, मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं बेचारे नफीस से सियासतदान हैं, वो तो गुस्सा भी सही तरह से नहीं निकाल सकते। क्या कर लेंगे नवाज शरीफ साहब, क्या कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ बयानियां बनाते हैं, आगे जिन लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होता है वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। अब देखें, जैसे ऐसे मैं बता रही हूँ कि अब जनरल फैज से इनका प्रॉब्लम है,
ٹھیک ہے, جنرل فیض نے بہت برا کیا, ان کا کیا سب کا ہی پرابلم ہے. جنرل فیض نے پوری سازش کی, جنرل باجوہ نے پوری سازش کی, عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ان تینوں کا ٹرائکا تھا. تو بھائی ان کو چاہیے کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرے. وہ مجھے سننے کو ملتا ہے پتہ نہیں کسی کے بھائی کے, جنرل فیض کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, فلانے کے خلاف کارروائی ہوگی, کسی کے رشتہ دار کے خلاف. کیوں ڈائریکٹلی اس بندے کے خلاف کارروائی کرے نا. کس نے روکا ہے ان کو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کرنے سے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے ان کو ثاقب نثار صاحب ہو گئے, کھوسا صاحب ہو گئے, ان کے خلاف کارروائی کرنے سے؟ مطلب وٹ ایور از ہیپننگ اٹ از لاٹ آف ٹاک. ٹھیک ہے, اب جیسے نواز شریف صاحب نے تو خیر ایک اپنی جو اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کی, اور ان کو وہ مل بھی جائے گی اینٹی جوڈیشری نیریٹو بنا کر کے. یہ کچھ اچھا کام ہو گیا اس پورے سیاسی طور پر. دوسرا جی یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو یوم تشکر منا رہی ہے, اور بس یہ افطاری کے بعد ان کا شروع ہو جانا. جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں افطاری ہو چکی ہوگی, اور اس کے بعد ان کا یوم تشکر شروع ہو جا رہا ہے. کچھ 75 مقامات ہیں جن کے اوپر جی انہوں نے بڑے مزے سے اپنا جو ہے یہ پورا پاور شو کرنا ہے کہ جی بہت اچھی بات ہو گئی, ان کو انتخابات کے حوالے سے تاریخ مل گئی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کو یہ بھی خبر دینا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اسکیجول جاری کر دیا. اور بھائی ظاہر بات انہوں نے تو کرنا تھا اسکیجول جاری. 14 مئی کو الیکشن کوئی نہیں انہوں نے اسکیجول جاری کر دیا ہے. اور وہ اس لیے انہوں نے اسکیجول جاری کر دیا کیونکہ بھئی وہ کنٹیمپٹ سے ان کو ڈر لگتا ہے. الیکشن کمیشن نہیں چاہتا اس کے اوپر کنٹیمپٹ لگے. اس کے علاوہ عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے جو یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر جو وزراء ہے اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کے خلاف ایک نااہلی ریفرنس بھیجنے کا اعلان کیا ہے. اور وہ اعلان کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ بھئی اگر یہ وزراء اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں اور وزراء اپنے آپ کو اس ڈیسیجن سے الگ ہونے کا بیان دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے, تو پھر وہ بچ سکتے ہیں, ورنہ ادروائز ان کی نااہلی کے حوالے سے یہ لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں. اب سپریم کورٹ کی بھی آپ سن لیں, وہ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ادارے کے اندر لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں. سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ضد پر قائم ہے. سپریم کورٹ نے نگراں جج بھی اس پورے معاملے کو انتخابات کو لے کر کے, اور نائب نگراں جج بھی جو ہے وہ دونوں وہی حضرات ہیں جن کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلکہ فار دیٹ میٹر پی ڈی ایم کی حکومت کو پرابلم ہے. تو بیسیکلی دس از دا وار آف ایگوز جو کہ چل رہی ہے. اور اب یہ صورتحال آگے کیسے بڑھے گی یہی ایک بہت بڑی بات ہے. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 21 ارب روپے جاری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آج کے دن کے اندر. تو پھر حکومت کو یہ تیاری کرنی چاہیے کہ وہ 21 ارب روپے جو ہے وہ جاری کرے. لیکن اب حکومت نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کل ایک قرارداد لے کر کے آنی ہے. ایسے میں جہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں پر بڑی ہی ایک باریک سی واردات ہو گئی ہے, اور وہ واردات کا فائدہ ابھی ایز آف ناؤ عمران خان صاحب کو ہوا ہے. وہ واردات یہ ہوئی ہے بڑی سیدھی سی, اگر میں آپ سے دو ٹوک بات کروں, وہ واردات یہ ہوئی ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے سیدھی طرح سے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ایف آئی اے کا کسی بھی الزام کا عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ جی یہ کون سا معاملہ ہے, یہ کون سا کیس ہے, تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. فورن فنڈنگ والے معاملے کے اندر بیل لی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے. اس بیل کو ایف آئی اے نے چیلنج کیا یہ بینکنگ کورٹ کے اندر. بینکنگ کورٹ نے کہا کہ بھائی ہم ضمانت منسوخ نہیں کر سکتے, وہ ضمانت پر ہے. جب انہوں نے بینکنگ کورٹ نے منع کر دیا کہ ہم ضمانت منسوخ نہیں کر سکتے تو ایف آئی اے چلی گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے تو اس کے اندر جو ریمارک سامنے آئے ہیں, عمران خان کو فورن فنڈنگ کے اندر انیشیل لیول کے اوپر ایک کلین چٹ مل گئی ہے. اور یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این کو یہ لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اب جب میں ان سے پوچھ رہی ہوں, یہ وہی کیس ہے جس کے پٹیشنر اکبر ایس بابر صاحب ہیں. اور اس کیس کے حوالے سے میں 3 چیزیں آپ کو صرف پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فیصلہ آیا ہے. دوسرا فیصلے میں لکھا ہے کہ جی عمران خان نے کسی ایک بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے. ایف آئی اے کوئی ثبوت نہیں دے سکی کہ آنے والی رقم جرم سے لی گئی. اس کیس میں سارے شواہد دستاویزی ہیں, گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے پوری اصلیت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, جس میں عمران خان صاحب کو ایک کلین چٹ ملی ہے. تو عمران خان صاحب کا یوم تشکر آج تو ڈبل ہو گیا جو کہ وہ منا رہے ہیں. ایک انتخابات کے حوالے سے کہ جی چیف جسٹس ساڈے نال ہیں, سپریم کورٹ ساڈے نال ہے, تے نالے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو مزید بوسٹ اپ کیا ہے. یہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے. اور نون لیگ جو ہے
कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वो जो बड़ी बड्डी वाली जंग है ना, बेंच दा की करना है कि जजेस दा की करना है, उसके अंदर इसको अंडरमाइन करके ये साथ साथ ये काम चलता चला जा रहा है कि अब वो जो एक तलवार लटकी हुई थी ना डिस्क्वालिफिकेशन की, एटलीस्ट इस मामले में वो मुझे नहीं लगता कि वो पा रही। ये आप लिख लें भाई, ये आप लिख लें, ये भी बात आप लिख लें। यहाँ आपने ये लिखा है ना 14 मई को इंतखाब नहीं होने, वहाँ पे आप ये भी बात लिख लें कि इमरान खान साहब की फॉरेन फंडिंग के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होती। ये मैंने आपको लिख करके बता दिया। सो जो इमरान खान साहब को एक बूस्ट मिल रहा है इस पोजीशन के अंदर कि उनके साथ अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट होने का उनको ताना मिलता है। एक और ताना भी मिलता है, मरियम नवाज साहिबा ने आज वो किया। मैं तो सिर्फ इसको यही कह सकती हूँ कि मरियम नवाज ने आज बड़ा ट्रोल किया है इमरान खान साहब को। तो मरियम नवाज साहिबा आप ना करें ऐसी शरारतें, ना किया करें। बेचारे एक तो पहले इमरान खान के ऊपर जो है कातलाना हमला हुआ है, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि कौम को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब जो हैं वो केसेस अपने भुगता रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, और अब तो अहलो अयाल और पूरे लोगों के साथ भी नहीं जाते। अब ऐसे मजाक उड़ाना तो बुरी बात होती है ना। मरियम नवाज साहिबा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आप ठीक है और जो चाहे मर्जी करें, लेकिन आप इस तरह से तो किसी का मजाक ना उड़ाए ना। रमज़ान के अंदर कितनी दिल आज़ारी होती है। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही है? मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी हाँ, बुलेट प्रूफ शील्ड के हसार में इमरान खान की अदालत पेशी पर उन्होंने जो तनकीद की है वो तनकीद कम और मजाक ज़्यादा है। मतलब उन्होंने तो मखौल ही किया है। मरियम नवाज साहब बड़ी शरारती हो गई है। वो कह रही है खुद को बहादुर कहने वाला लीडर पिज्ज़ा डिलीवरी के बॉक्स में मुंह छुपाकर अदालत आता है। अच्छा, अब ये जो पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा डिलीवरी तो मरियम नवाज ने कहा था। जो पिज्ज़ा डिलीवरी वाला जो बॉक्स है, ये जो काला से शेल्टर है, मतलब इसका मेरे ख्याल से वैसे भी पीटीआई को कोई और तरीका निकालना चाहिए, वरना इनको बहुत ताने पड़ना है। मतलब सीरियसली इनका बहुत मजाक उड़ाया जाना है। लेकिन हमें ये बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों में अब जा रहे हैं और अदालतें उनको रिलीफ भी दे रही हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए, हम तो कहते हैं कि आइन और कानून के ऊपर अमल होना चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में भी हुकूमत को यही कहती हूँ कि मेरी बात सुने, इलेक्शन कराएं, ऐसी कैंपेनिंग करें कि इमरान खान साहब को आप हरवाएं और इमरान खान साहब को आप शिकस्त का मज़ा चखाएं और फिर मज़ा आएगा। आप मुझे बताएं, अगर इलेक्शन हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हुकूमत को भी छोड़े, सबको छोड़े, मैं अपने इस वक्त अपने फॉलोअर्स से, अपने देखने वालों से मुखातिब हूँ कि आप सोचें, मंजर कशी करें कि इस टाइम पर अगर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन पंजाब में अगर नून लीग जीत जाए तो आप सोचें इमरान खान साहब का क्या हाल होगा। मज़ा उसमें ज़्यादा है कि मज़ा इसमें ज़्यादा है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का बोला है इससे इमरान खान साहब को जो है वो फ़ायदा होगा। भाई कैसे फ़ायदा होगा? हुकूमत ने क्या पहले से डिसाइड कर लिया कि इमरान खान जीतने वाला है? ऐसे कैसे हो सकता है कि हुकूमत जीत जाए? अगर हुकूमत कैंपेनिंग करे, अगर पीएमएलएन कैंपेनिंग करे, अच्छे से कैंपेनिंग करे, मियाँ साहब पाकिस्तान आकर के कैंपेनिंग करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मज़ा तो तभी आता है ना। देखिए, सियासत का, पार्लियामान का, सब चीज़ का मज़ा तभी आता है जब चैलेंज हो। और इसी चीज़ में चैलेंज है कि भाई हम तो जीत कर दिखाएंगे। जिस तरह पीएमएलएन 2018 के अंदर जो सख्त किस्म की बर्बरियत और सख्त किस्म की जो टारगेटिंग उनके ऊपर की गई, तब भी पीएमएलएन नहीं टूटी। मज़ा आ जाए कि अभी इलेक्शन करा दे इलेक्शन, प्रोटेस्ट अपनी जगह पे, सब कहें कि जी हाँ जी चीफ जस्टिस ऐसे हैं, सब कुछ अपना प्रोटेस्ट अपनी जगह पे रखे और इंतखाबात करा दें और इंतखाब में इमरान खान साहब को हरा दें। ओए होए होए होए, जो मज़ा आना है ना, सोच के मुझे इतना मज़ा आ रहा है। आप सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।